दोस्तों आपने ये जरूर सुना ही होगा, हमारा गट हमारा सेकंड ब्रेन है। आजकल की लगभग सारी बीमारियों की जड़ हमारे गट में है। पर फ्रेंड्स ऑनेस्टली मुझे सच बताना, क्या आपने कभी भी अपनी गट हेल्थ को प्रायोरिटी दी है? दोस्तों आज द डॉक्टर स्मिथ शो के इस बेहतरीन संवाद में हमसे जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रीति नंदा सिब्बल, जो एक गट हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो चलिए आइए आज हम उनसे गट हेल्थ पर सब कुछ एकदम आसान भाषा में सीखते समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव इंसाइटफुल वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। प्रीति मैम, सदियों से ये कहते हैं कि हमारा गट हमारा सेकंड ब्रेन है, तो मैम हमारी गट हेल्थ के बारे में हमें समझाएं। सो बेसिकली ना बहुत सारे पेशेंट्स को जब समझाते हो तो आपको कुछ कुछ स्ट्राइक करता रहता है। तो ऑफ लेट मुझे ये समझ आया है कि गट हेल्थ आपकी इम्पॉर्टेंट है मल्टीपल रीजन से, कि वही आपकी हेल्थ का पैमाना है या बताती है कि आपकी हेल्थ है होगी कैसी। पहला, आप देखो जब बच्चा पैदा होता है तो अम्बलाइकस से जुड़ा होता है, उसका सारा न्यूट्रिशन वहीं से आ रहा होता है ना। सो दैट इज इन इट सेल्फ प्रूफ कि यार गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मैं उस दिन बात कर रही थी तो जो गट हेल्थ है वो डिसाइड करती है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिससे हमारे सारे बॉडी के प्रोसेसेस चल रहे हैं, गट हेल्थ डिसाइड करती है कि वो कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा और किस फॉर्म में मिलेगा और आगे यूज हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एंड थर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखो तो अगर आप गट को बीच में से निकाल दो तो ह्यूमन बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, है ना। एंड कोई भी और ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसको आप निकाल दो और बॉडी बिल्कुल ऐसे अलग हो जाए। तो विजुअलाइजेशन करके भी अगर तुम देखो तो तुमको समझ में आता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। कनेक्शन उसका जो बनाया गया है कुछ बहुत सोच के बनाया गया है। मैम हमारे गट में कई सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाई और कई सारे कीटाणु होते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैम इस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के बारे में हमें समझाएं। सो बेसिकली हमारे गट में होता क्या है, ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स पड़े हुए हैं। जो आपको बाहर दिख रहा है ना यूनिवर्स में, आप किसी फॉरेस्ट में जाओ, आप पहाड़ पे घूमने जाओ, पूरी अर्थ जो आपको दिख रही है बाहर, वो ही आपके अंदर भी है। सो दैट्स द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव इनसाइड आवर गट, ठीक है ना। अब इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हमें अलग अलग तरह के फूड्स खाने चाहिए। और अगर हम इंडियन कल्चर को देखें तो आप देखोगे कि हर एरिया का ऑयल यूज जो होता था वो अलग था, जो मिलेट यूज होता था वो अलग था, है ना। जो अचार यूज होते हैं वो भी अलग हैं हर एरिया के, ठीक है। तो फर्मेंटेड फूड्स, हमारे अचार, हमारे पापड़, दही, इडली, रवा, हर एरिया के हिसाब से वो बनाए हुए थे। तो अगर हमको गट को समझना है ना, तो नो बेटर प्लेस देन इंडिया एंड इंडियन ट्रेडिशंस। प्रीति में फर्मेंटेड फूड को समझने से पहले आप हमें यह समझाएं कि हमारी जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है वो अगर बिखर जाए, जिसे शायद हम मेडिकल टर्म्स में डिसबायोसिस कहते हैं, तो ऐसा हो तो हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है? गट डिसबायोसिस मींस अलग अलग तरह के बैक्टीरिया कुछ ज्यादा हो गए, कुछ कम हो गए, ठीक है। तो हमारे गट में हम बोलते हैं कि कुछ कमेंसल्स हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कुछ पैथोजेनिक है जो बुरे ही हैं, कुछ अच्छे ही हैं। तो एक लेवल से कम में अगर कुछ पड़ा है वो तंग नहीं करता, सिंपल एच पायलराई हम सब में मिलेगा आपको। बट एक लेवल से ज्यादा हो गया है तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आपको कोई ना कोई गट डिसबायोसिस रहना ही है ना। एंड एच पायलराई का बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि शुरू में तो आपको इतनी एसिडिटी होगी कि आपकी हालत बुरी हो जाएगी, बट थोड़ी देर बाद आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी एसिडिटी कम हो जाएगी। बट और सिम्टम्स होने लगेंगे, जैसे आपको ब्लोटिंग हो जाएगी खाने के बाद या खाने के 2 घंटे बाद, आपको बहुत गैस बनेगी, फार्ट्स आएंगे, डकार आएंगे, कॉम्प्लेक्शन अनइवन हो जाएगा, पेट बाहर निकलने लगेगा, ओबेसिटी हो जाएगी। फाइनली मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आप जाओगे तो आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ाएगा, है ना। ऑल दीज थिंग्स देन बिकम कनेक्टेड। तो गट खराब होगा तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लेके कैंसर से लेके सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ऑटो इम्यूनिटी से लेके मेंटल हेल्थ से लेके सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर गट डिसबायोसिस हो। अब वेरी इंटरेस्टिंगली जो हम लोग नहीं याद रखते हैं या भूल जाते हैं
कि हमारे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ के हार्मोन्स, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब पेट में बनते हैं, ये ब्रेन में नहीं बनते। मैम शायद इसी को ब्रेन गट एक्सिस कहते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए गट ब्रेन एक्सिस है, और इसीलिए वेगस नर्व जो हमारी सबसे बड़ी नर्व है एंड सबसे ज़्यादा उसमें बाइफर्केशंस हैं, वो कनेक्ट करती है। एंड इसीलिए जब आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको वहां पर जाना है तो पेट में गुड़ 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 होगा, है ना। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, पेट में डुक 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 होगा, राइट। तो वो जो सारी चीजें हैं ना वो मैटर करती हैं एंड उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। मैम जैसे कि आपने समझाया कि डिसबायोसिस के कई सारे लक्षण होते हैं, कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, या फिर गैस या ब्लोटिंग होना। तो मैम आम इंसान अक्सर इन सुपरफिशियल सिम्टम्स को ही ट्रीट करता है, उनका रूट कॉज को वो नहीं ट्रीट करता। तो मैम इस अप्रोच से क्या क्या नुकसान हो सकता है वो हमें समझाएं, और क्यों हमें रूट कॉज को एलिमिनेट करना चाहिए ये भी समझाएं। सो एनी लाइफस्टाइल डिजीज यू नेम, शुरू गट हेल्थ से ही होती है। आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर, सब कुछ यहाँ से कनेक्ट हो सकता है ना। एंड आई थिंक हम सब जानते हैं कि कॉज अगर नहीं उखाड़ेंगे, अगर आपके रूम में चूहा मर गया है, अगर आप वो नहीं बाहर निकालोगे और ऊपर से डिओड्रेंट छिड़कते रहोगे तो पूरी उम्र डिओड्रेंट छिड़कते रहोगे, है ना। पर अगर वो मरे हुए चूहे को ढूंढकर बाहर फेंक दोगे, फिर एक दो दिन में थोड़ा दरवाजे खोल के रखोगे, अच्छी से एयर आने दोगे, यू विल गेट रिड ऑफ इट। फिर आप डीओ यूज करो ना करो वो आपकी चॉइस है ना। तो सिमिलरली, एंड थोड़ी देर में जब वो सड़ता जाएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ाएगा ही। तो अगर हम कॉज नहीं बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी बोला पीपीआईज लेते रहते हैं या एंटासिड मेडिसिन लेते रहते हैं, अब आपका एसिड अगर कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, आपके सेम इफेक्ट्स हैं, है ना। तो बिल्कुल सेम है। अगर कम हो रहा है और फिर भी आप पीपीआई ले रहे हो, उस टाइम तो एसिडिटी आपकी कम हो रही है, पर आगे जाके क्या हो रहा है, आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपका मैग्नीशियम जिंक एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपके फूड की डाइजेशन नहीं हो रही, तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, है ना। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा प्लस अनडाइजेस्टेड फूड नीचे जाएगा, लीकी गट होगा, लीकी गट होगा, ऑटो इम्यूनिटी होगी, है ना। ऑटो इम्यूनिटी होगी, फिर हमें पता ही है कि वो तो फिर लाइफ की बात है, हम उसको मैनेज तो कर सकते हैं, बट आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सब बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं। मैम कोई नौजवान है जिसे अपनी गट हेल्थ को एकदम ऑप्टिमाइज करनी है, तो मैम आपके हिसाब से क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? तो गट हेल्थ को ना देखने के लिए दो तीन तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो बेसिक बिल्कुल है क्या वो देखना चाहिए, क्या हम अच्छे से च्यू कर रहे हैं खाने को, पहली बात तो क्या हम खाना ठीक खा रहे हैं, फिर क्या हम उसको च्यू कर रहे हैं खाने को ठीक से, क्या हम थोड़ा सा प्रे करके या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके खाना खा रहे हैं, क्या हमारे पेट में एसिड पेप्सिन ठीक बन रहा है, क्या एंजाइम्स ठीक बन रहे हैं, क्या बाइल ठीक बन रहा है, क्या कोलन में जो बैक्टीरिया की वैरायटी है वो सही है, क्या हमारा डिटॉक्स ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, लिवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, किडनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, एंड क्या हम कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है। तो पहला तो हमको ये पूरा सिस्टम ठीक करना है। अब सेकंड लेवल फिर आता है कि हमें कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, हमें कोई ऑटो इम्यूनिटी तो नहीं है, गट डिसबायोसिस है तो बैक्टीरिया ऊपर नीचे है उसको कैसे ठीक करेंगे, फंगल है तो फंगस को कैसे निकालेंगे, क्लस्ट्रीडिया है तो क्या करेंगे, एच पाइलोराई, ई कोलाई, क्लेप्सेला। सो कुछ ऐसे हैं चीज़ें जो कि मानी गई हैं, स्टडीज़ हैं विच से कि यार ये तो ऑटो इम्यूनिटी या कैंसर या उसकी तरफ लेके ही जाएगी। तो उन चीज़ों को फोकस करके उनको ख़त्म करके फिर गट माइक्रोबायोम को, जैसे हम गार्डन बनाते हैं ना, वैसे ही गट माइक्रोबायोम को भी वैरायटी ऑफ फूड से बनाना है। प्रीति मैम आपने अभी फर्मेंटेड फूड की अहमियत समझाई, तो मैम हमारे इंडियंस में कौन से फर्मेंटेड फूड हमें डेली खाने चाहिए? फर्मेंटेशन से हम फूड को लाइव रख लेते हैं या फूड में बहुत वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया इकट्ठे कर लेते हैं, है ना। जैसे कि
हम ग्रीन बीन्स को, दाल को अगर स्प्राउट करते हैं, वो फर्मेंटेड दाल हो जाती है। इट इज लाइफ फूड। तो अगर जीने के लिए आपको चाहिए तो जिंदा खाना खाएंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा, है ना। सिमिलरली हम लोग कांजी बनाते हैं, हम लोग अचार बनाते हैं, उसमें क्या है, बहुत दही जमाते हैं, उसमें थोड़े से बैक्टीरिया की कॉलोनीज रात भर उस एनवायरनमेंट में एक वार्म टेम्परेचर में जब रहती हैं तो बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बन जाती हैं, एंड वो हमारे गट को जाके उतनी ही तरह के बैक्टीरिया और उतनी कॉलोनीज को बढ़ाता है। एंड समझने की बात यह है कि ना, हमारा और ये गट बैक्टीरिया और गट माइक्रोबायोम का बड़ा ही गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। हम उसको जगह देते हैं अपने घर में रहने के लिए, और वो हमको अपने मेटाबॉलिज्म से, अपने प्रोसेसेस से न्यूट्रिशन देता है। तो हमारे फूड जब मेटाबोलाइज होते हैं तो बीज, विटामिन बी सारे लेकर और जितना भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको क्रिएट करता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्रिएट करता है, जिसमें कि ब्यूटरेट तो अब बहुत ही ज़्यादा उसकी स्टडीज़ भी आ गई हैं और इम्पॉर्टेंट माना जाता है फॉर यू टू स्टे हेल्दी। वो आता कहाँ से है? जो भी आप खाना खाते हैं उससे डायरेक्टली नहीं आ रहा। उस खाने को ये बैक्टीरिया क्या करते हैं और क्या रिलीज करते हैं उससे आ रहा है ना। अब जैसे कि देर आर बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं जब वो खाना खाते हैं, है ना। तो वो हाइड्रोजन जिन बैक्टीरिया का फूड है वो हेल्दी माने जाते हैं। तो जब वो वाले हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो ये वाले खाते हैं, ये बढ़ जाते हैं, एंड पूरा हमारा गट हेल्दी हो जाता है। तो इट्स अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं लोगों को बोलती हूं कि गट अगर खराब कर लिया है तो ठीक करने में उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? प्रीति मैम, आपने जो गार्डन वाली एनालॉजी कही वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि कोई भी गार्डन रातों रात नहीं बनता, हमें सालों उसे कल्टीवेट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है ना। और अगर बार बार गार्डन में आप बीच में कहीं चले जा रहे हो, वीड्स आ जा रहे हैं पीछे से, तो उतना ही लंबा टाइम लगेगा, है ना। हम जनरली गट हेल्थ पे जब काम करते हैं बोलते हैं हमारी ये पार्टी है, हमें उस शादी पे जाना है, हमें वहां ट्रैवल करना है, वो सब बीच में वीड्स बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, वो भी वीड्स बढ़ा रहा है हमारे गट के गार्डन में। तो वेरी वेरी क्रिटिकल कि हम स्ट्रेस को ठीक करें। जो इंडिया के कॉमन फर्मेंटेड फूड्स हैं, सिंपल टू मेक हैं, जैसे कांजी है, दही है, छाछ पीना है, नींबू का अचार है ना। बेसिक चीजें मैं बोल रही हूं, वेरी सिंपल टू डू। अदरक का अचार, लहसुन का अचार, सिरके का प्याज। मैं तो पंजाब में रहती हूं, तो पंजाब में हम जब बाहर जाते हैं सिरके का प्याज और पापड़ होना ही होना है ना। एंड हम सोचते हैं वो टेस्ट के लिए है, टेस्ट के लिए नहीं है वो, इट हैज अ पर्पस। सिरके का प्याज एप्पल साइडर विनेगर में कुछ घंटे रखा जाता है ना, और फिर वो कुछ घंटे क्योंकि रखा जाता है तब जाके उसका असर आता है, ठीक है ना। तो कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो आपका इडली है, भटूरे हैं, फर्मेंटेड फूड है। आपके स्प्राउट्स हैं, सारे फर्मेंटेड फूड्स हैं, है ना। आप चावल के बहुत सारे ड्रिंक्स बनाते हो जो फर्मेंट होते हैं। रात भर आप पके हुए चावल एक ग्लास पानी में रख देते हो, सुबह उठ के पीते हो। व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स इज कि रात को आप 1 चम्मच चावल पका हुआ रख दो ग्लास में, और उसमें एक प्रोबायोटिक कैप्सूल डाल दो खोलकर, और कॉन्सेंट्रेशन बिलियन CFUs बढ़ गए ना उस वाटर के। सुबह उठते हैं एम्प्टी स्टमक वो पानी पी लो। मैम, इस प्री और प्रोबायोटिक को आप हल्के से समझा दें ताकि हमारे व्यूअर्स को एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए, ताकि उनकी होलसम अंडरस्टैंडिंग हो। तो प्रोबायोटिक्स बेसिकली हैं फूड, स्पोर बेस्ड हैं, लाइव प्रोबायोटिक्स हैं, ठीक है। और अलग प्रोबायोटिक का अलग फायदा है, अलग बीमारी में उसका यूज है, और अलग टाइम पे देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लॉस्ट्रीडिया की इन्फेक्शन है तो सैक्रोमाइसिस बुलार्डी हाई डोज में बहुत अच्छा काम करता है। सिमिलरली अगर गट ब्रेन हेल्थ का प्रॉब्लम है, जिसमें एंजाइटी वगैरह है, उसमें आपको बैसिलस कोएगुलेंस बहुत अच्छा काम करता है। दही में आपका लैक्टोबैसिलाई बहुत ज्यादा है, तो
प्रोबायोटिक्स इज वन फील्ड जो अभी सबसे ज्यादा स्टडी हो रही है एंड हर रोज इस पे नया रिसर्च आ रहा है. अब प्रीबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक तो लाइव बैक्टीरिया हो गए. प्रीबायोटिक है वो फाइबर जो कि इन लाइव बैक्टीरिया के का खाना है ताकि ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज बढ़े अच्छे वालों की और हमें हेल्थ दे वो. तो प्रीबायोटिक एक स्टेप और पीछे है. अब तो सिम्बायोटिक्स भी आ गए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट. बट अब प्रीबायोटिक्स में जो मैं जनरली अगर मैं मार्केट से नहीं देना चाहती हूँ, सो एप्पल को बॉईल करके अगर हम खाते हैं तो एप्पल में पेक्टिन होता है विच इज अ ग्रेट प्रीबायोटिक. आपका जो इसबगोल है, पीपल, किसी को मैं इसबगोल बोलती हूँ लेने के लिए तो जैसे हमें तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट हैज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर. अदर देन कॉन्स्टिपेशन इट विल ऑल्सो हेल्प यू नो गिव गुड फूड टू योर बैक्टीरिया इन योर कोलन. ठीक है ना. ऐसे ही ब्रैन, ओट ब्रैन, व्हीट ब्रैन, ये सब जो हम फाइबर्स यूज करते हैं ये प्रीबायोटिक की तरह बहुत अच्छा काम करते हैं. सिर्फ चैलेंज क्या है कि जहां पर लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है या गट डिसबायोसिस है, वहां पर बहुत सारे केसेस में अगर आप प्रोबायोटिक लेते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है. बहुत सारे केसेस में प्रोबायोटिक से नहीं होगी प्रॉब्लम, पर प्रीबायोटिक से डेफिनेटली होगी. वाई? बिकॉज बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पड़ा हुआ है. स्मॉल इंटेस्टाइन है पतली सी, अगर वहां पे जाके बैक्टीरिया खाकर अपनी क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं तो ऑब्वियसली ब्लोटिंग, बर्पिंग, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर कॉन्स्टिपेशन. तो इसलिए प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, मेरा बस एक वर्ड ऑफ कॉशन रहता है हमेशा, एक डॉक्टर की या फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर या कोच की गाइडेंस से लें. दूसरा, अपनी बॉडी को जरूर सुने. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका भी बिल्कुल वैसा ही हाल हो रहा है जैसे एंटीबायोटिक्स का हुआ था जब वो आए थे. तो 20 years बैक, ऑलमोस्ट 23 years बैक, है ना, उससे भी पहले, आई थिंक 24, आई वॉज विद सिप्ला एंड मैं बहुत ज्यादा टॉक्स करती थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर. एंड आज मतलब मुझे लगता है कि वही टॉक्स प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक रेजिस्टेंस पे करने की जरूरत आ गई है. ठीक है. तो फूड से लेना बेस्ट है. अगर सप्लीमेंट से लेने की जरूरत पड़ती है तो चेंज करते रहना है, क्योंकि वैरायटी इज द किंग. अदरवाइज कुएं पे गिर के खाई में गिरोगे, कुएं से निकलकर कोई फायदा नहीं होगा ना. एंड क्योंकि फूड ना बहुत कुछ और भी करता है, वेरेज सप्लीमेंट्स एग्जैक्टली टारगेटेड अप्रोच करने में हमें हेल्प करते हैं थोड़ी देर के लिए. तो 3 महीने, 6 महीने, साल तक आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो. मैम, आजकल किसी को हल्का सा बुखार आता है तो वो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक निगल लेता है, और मैम इस एंटीबायोटिक एब्यूज के कारण ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है. तो मैम इस एंटीबायोटिक ओवरलोड से हमारी गट काफी नुकसान में जा सकती है, तो मैम इसके बारे में समझें. थैंक यू. इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने पता क्या देखा है कि जो लोग तो एलोपैथी में बिलीव करते हैं वो ओवर द काउंटर लेके अपने आप को ओवरडोज कर लेते हैं. ठीक है. और जो लोग फंक्शनल मेडिसिन में बिलीव करते हैं वो कहते हैं जी हम तो लेंगे ही नहीं चाहे हम ठीक हो या ना हो. तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. एंटीबायोटिक अगर आप लेते हैं तो राइट डोज राइट टाइम. अभी मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी जो कहती है मैम मैं आधी गोली एजिथ्रोमाइसिन की रोज खा रही हूं. क्यों भाई? वाई? है ना. तो वो नहीं करना है हमको, अगर खाना है पूरा खाना है. अब उसका नुकसान ना हो हम वो कैसे करें? एंटीबायोटिक लेने के 2 या 4 घंटे बाद हमको हाई डोज ऑफ प्रोबायोटिक्स लेने हैं. हम VSL3 ले सकते हैं, हम बायोफिल्म केयर ले सकते हैं. We can decide what we want to take. ठीक है ना. पर that is what we have to take. ठीक है जी. तो that is where हमें पता होना चाहिए कि यार हम क्यों कर रहे हैं, कितने दिन के लिए करेंगे, क्या डोजिंग होगी. क्योंकि कई बार ना जब लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडिया अगर पॉजिटिव आता है, आई हैव नो वे सेफर देन गिविंग एलोपैथी मेडिसिन देयर. सेफर, क्योंकि वो रोज नुकसान कर रहा है. अगर मैं एलोपैथी देके उसको फटाफट से खत्म नहीं कर रही हूं, आई एम जस्ट वेटिंग कब मेरी तबीयत और खराब हो रही है.
ठीक है ना? तो आई थिंक बैलेंस और किसी को साथ में लेके चलना, हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम समबडी, बिकॉज वो कितना भी पढ़ता हो, द नंबर ऑफ पेशेंट्स यू सी टीच यू अ लॉट, है ना? जो 3 साल पहले मेरी प्रैक्टिस थी वो आज नहीं है। मैं अपने ही प्रोटोकॉल को रीराइट करती रहती हूं ना, बिकॉज यू कीप लर्निंग, आपकी प्रैक्टिस शिफ्ट होती रहती है, आपका एनवायरनमेंट शिफ्ट होता रहता है। अब कोविड के टाइम पे सब घर में थे, अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ रहे थे। अब इतना ट्रैवल शुरू हो गया है, इतना लोग, भीड़ है हर जगह पर, इतना लाइफस्टाइल दोबारा से बिल्कुल भाग रहा है, तो आपके प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गए ना। तो a lot of things keep changing, and very very important, which over the last 8 years of doing this I've realized is कि इट इज ऑल वेरी पर्सनल, सब कुछ पर्सनलाइज्ड है। जो चीज मेरे लिए हेल्दी है वो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं पता ही नहीं है ना। एंड पर्सनलाइजेशन के लिए अब टेस्ट हैं, आपकी हिस्ट्री बताती है, आपकी बॉडी आपसे बात करती है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर इतना सिंपल कोई बता पाए ना कि ये हम सबके लिए हेल्दी है और ये सब हम के लिए नहीं है हेल्दी, दो चीजें होने वाली हैं। एक, इंडिया इतना अनहेल्दी कंट्री नहीं रहेगा, है ना। सेकेंड, राइट, एंड सेकेंड, जो भी ये ठीक से बता पा रहा है वो मल्टी बिलियनर तो बनी जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप किसी से बात कर पा रहे हो, अगर वो आपको अवेलेबल हो रहा है, तो प्लीज रिमेंबर पर्सनलाइजेशन इज द की, है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ है, दिस इज $1 ट्रिलियन बॉडी विच वी हैव, थोड़ा सा एफर्ट और टाइम इस पे बनता है बस। प्रीति मैम, आजकल के इंडियंस में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, स्पेशली उनकी रहन सहन और खाना पीना, जैसे प्रोसेस फूड और जंक फूड। मैम, इन प्रोसेस फूड और जंक फूड से हमारे कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल तो तहस नहस होते ही हैं, पर इससे हमारी गट हेल्थ भी काफी बिगड़ जाती है। तो इसका रीजन और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझाएं। डॉक्टर स्मिथ, इससे एक स्टेप पहले जाना पड़ेगा। फूड इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बीमार हो या ना हो, हेल्थ इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खाना क्या खाए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेकिंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ पीपल लाइक मी एंड यू, है ना जी। अब चैलेंज है कि हम क्या करते हैं, ठीक है। अब ये इतना टेम्पटिंग होता है, इतना टेम्पटिंग होता है कि देख के मन कर ही जाता है। फ्रेश फूड्स मंगाने हमें एक्सपेंसिव लगते हैं, हमें वो 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, तो ज़्यादा काम रहता है उसका। ये पैक्ड फूड आप ले आओ, 1-1, 2-2 महीने पड़े रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। बहुत सारा वो खाना फेंकना पड़ता है जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स मंगाते हैं, अगर नहीं यूज़ हो रहे हैं, खराब, ऑर्गेनिक खराब भी जल्दी होता है, तो वी थिंक दैट इज़ वेस्टेज। अब ये चॉइस तो मुझे लगता है कि हम लोगों को करनी है कि हमको वो वेस्ट करना है या ये वेस्ट करना है, ठीक है ना। एंड आई थिंक वी आर देयर, वी हैव स्टार्टेड। अब बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपनी इस $1 ट्रिलियन बॉडी का, राइट, एंड बहुत लोग हैं जो इस जर्नी में आ रहे हैं अब, और आई एम होपिंग कि जो नहीं आ रहे हैं वो भी जल्दी आ ही जाएंगे ना। ऑफ कोर्स हमको पता है प्रोसेस्ड फूड्स, आप कोई भी पैकेट उठा लो, मखाने का पैकेट उठा लो जो हेल्दी माना जाता है, अगर उसमें 5 से ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब वो आपके खाने लायक नहीं है, वो डस्टबिन के लिए बना है। अगर उसमें एक भी ऐसा नाम लिखा है जो आपको पता नहीं है क्या मीन करता है, क्योंकि जितना भी खाने लायक खाना है वो आपको पता है कि क्या मीन करता है, ठीक है जी, वो डस्टबिन के लिए। अगर सॉल्ट या शुगर डला हुआ है उसमें, वो डस्टबिन के लिए। तो आप डिसाइड करो, अब सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है ना, डस्टबिन कौन है, इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम है अभी। मैम, हम सबके शरीर की एक यूनिक सर्कैडियन रिदम होती है, जिसे आम भाषा में इंटरनल बॉडी क्लॉक कहते हैं। तो मैम, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे गट हेल्थ के लिए कितनी है? बहुत बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ही उसके साथ चलता है, ठीक है ना।
हमारी पूरी बॉडी सुबह के टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म बेस्ट होता है, 12 बजे के बाद स्लो होने लग जाता है एंड शाम को बहुत ही स्लो होता है। और पहले लोग क्या करते थे, हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल पर्सन, डिनर लाइक अ बेगर। हमने अपने लाइफस्टाइल की वजह से उल्टा बना दिया, बट हमारा गट काम करता है सर्केडियन रिदम के हिसाब से, है ना जी। तो रात का खाना अगर गट डाइजेस्ट करता है तो फिर लिवर डिटॉक्स नहीं कर पाता बॉडी को रात को, इसीलिए आप देखो कितना फैटी लिवर का केस बढ़ गया है ना। फैटी लिवर बढ़ा है, हार्मोन इम्बैलेंसेस बढ़ गए, डायबिटीज बढ़ गया है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया बढ़ गया है, डिसलिपिडीमिया बढ़ गया है, ऑल ऑफ दैट फ्रॉम देयर ना। तो सर्केडियन रिदम बहुत 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 मैटर करता है। दूसरा, सुबह जो आप खाते हो उससे आपके पूरे दिन की एनर्जी डिफाइन हो जाती है, आपकी बॉडी क्या डिटॉक्स करेगी वो डिफाइन हो जाता है। बिकॉज आफ्टर अ गैप ऑफ 12 और 14 आवर्स आपकी बॉडी दोबारा से समझती है कि यार हम उससे चाहते क्या है। बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है वो, और हम जैसा चाहते हो वैसा ही कर देती है। मैम ठीक ऐसे एक और ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहते हैं, तो मैम इसकी गट हेल्थ के लिए कितनी अहमियत है? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली वही है, ऑर्गन्स को डिटॉक्स करने का अपॉर्चुनिटी देती है, रेस्ट एंड रेजुनोवेट करने की अपॉर्चुनिटी देती है, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है। जिन भी लोगों के एड्रिनल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस या एड्रिनल्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वहां पे आपको बहुत ज़्यादा आवर्स की फास्टिंग थोड़े दिन बाद दिक्कत देने लगती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे ज़्यादा कहाँ फ़ायदा कर रही है आपको? लिवर के केसेस में, डायबिटीज़ के केसेस में, इंसुलिन रेजिस्टेंस में। पर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके एड्रिनल्स कैसे काम कर रहे हैं, आपका HPA एक्सेस कैसे काम कर रहा है बिफोर यू गेट योर पेशेंट ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंजाइटी के पेशेंट को अगर आप बहुत लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग कराओगे, यू विल नॉट लैंड अप विद गुड रिजल्ट्स। तो अगेन एवरीथिंग इज पर्सनलाइज्ड, है ना। और हमको, हाँ, द ओनली थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज फूड मेडिसिन अगर है तो फूड को खाना भी मेडिसिन की तरह है। मैम एक शानदार कोटेशन है, ईट योर फूड एज अ मेडिसिन और एज वन डे यू हैव टू ईट योर मेडिसिन एज योर फूड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं और इसीलिए अब 30-35 ईयर्स पे भी लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। प्रीति मैम आजकल की हमारी सारी क्रॉनिक बीमारियों का मेरे हिसाब से एक ही इलाज है, वो है हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो मैम इसके बारे में कुछ एडवाइस हमें कही जो हर इंसान फॉलो कर सकता है। सो डॉक्टर स्मिथ, उससे पहले हमें ये देखना है कि आज की लाइफस्टाइल में हो क्या रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं, है ना, सो आई डू दिस टेस्ट ओलिगो स्कैन जो कि मुझे मिनरल्स एंड हेवी मेटल्स बताता है टिश्यू में। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज कमिंग डेफिशिएंट इन आयोडीन। क्यों? पानी में इतना फ्लोराइड है कि वो आयोडीन को रिप्लेस कर दे रहा है। और हमारा थायराइड जो है वो है क्या? आयोडीन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसीलिए एवरी सेकंड पर्सन टुडे हैज हाइपोथायराइडिज्म, है ना। सेकंड, हम जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, स्टडीज हैं विच से कि वुमेन अराउंड 450 कॉस्मेटिक्स यूज कर चुकी होती हैं जब तक वो अपने ऑफिस निकलती हैं, एंड मेन अराउंड 360। आपका सोप, आपकी वॉशिंग पाउडर, एवरीथिंग, है ना, ये सब आपके गट में जा रहा है। आप जो भी स्किन पे लगा रहे हो, इट इज रीचिंग इनसाइड, है ना। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू स्टार्ट। हम जो घर में क्लीनिंग के लिए चीजें यूज कर रहे हैं, लाइजोल एंड ऑल, करता है जरूरी पड़ना, बट अब जैसे इन माई क्लिनिक एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं ओजोन वाटर से क्लीनिंग करवाऊं, है ना। बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें आती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब तो प्रोडक्ट्स भी बहुत आ रहे हैं, थोड़े एक्सपेंसिव है, थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, बट वर्थ डूइंग, है ना। स्लीप के लिए जो सब कोई कर सकते हैं, सोने से 2 घंटे पहले टीवी और स्क्रीन बंद करके कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपने रूम की लाइट बंद कर सकते हैं और टेम्परेचर 2 डिग्री कम रख सकते हैं ताकि नींद अच्छी आए, अपने सोने का टाइम फिक्स कर सकते हैं।
एंड वी आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो हमारा मेलेटोनिन इतना कम बन रहा है कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है ना, हमारे पास नमक हल्दी धनिया भी नहीं है ना स्लीप के लिए, तो कैसे ही खाना बना सकते हो आप? मतलब जैसे आप हंस रहे हो ना, एक्चुअली हमें अपने ऊपर ऐसे ही हंसना चाहिए आज की डेट में, और अपने ऊपर हम सबको हंसना चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पा रहे जो हमको करना है। सारे होमवर्क्स फोन पर आ रहे हैं, एग्जैक्टली ना। तो दीज आर लिटिल थिंग्स जो हमको करनी है। हमको एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग करनी है रोज 2 बार दिन में। अगर हम 1 मिनट नहीं निकाल सकते 3 ब्रेथ्स लेने के लिए डीप ब्रीदिंग के, फिर क्या हेल्थ हम अचीव कर सकते हैं? वी कांट, है ना। तो हर मील लेने से पहले अगर हम 3 डीप ब्रेथ्स लें, एंड वही मेरे YouTube पे जाओगे तो आपको वीडियो मिलेगी कैसे करना है, तो बेयर मिनिमम लेट्स स्टार्ट हियर, क्योंकि ये आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव करेगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा तो डाइजेशन बेटर होगी, डाइजेशन बेटर होगी तो न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, अनडाइजेस्टेड फूड नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, गट डिसबायोसिस नहीं होगा, इन्फेक्शंस नहीं होंगी। तो साइकिल तो उल्टा चलाना शुरू करें ना हम। बहुत बार ना मैं देखती हूँ कि ना हम ये सिंपल चीजें नहीं करना चाहते। हमें कॉज बेस्ड अप्रोच एक्साइट तो बहुत करती है, पर जो उसमें एफर्ट लगता है या जो बेस है ना, नींव जो बनाने की चीजें, वो हम नहीं करते, विच क्रिएट्स प्रॉब्लम, है ना। तो वहां पे आके चैलेंज आ जाता है। मैम आजकल ज्यादातर लोग अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया से लेते हैं, और इनमें कई सारे घरेलू नुस्खे होते हैं। अब इसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, पर मेरे हिसाब से कॉन्स काफी खतरनाक हो सकते हैं। तो मैम इसके बारे में हमें समझाएं। मैं ना आपको 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ, बिकॉज ये टॉपिक तो अपने आप में पूरा दिन बात की जा सकती है। तो मेरी ना एक कपल था मेरे साथ पेशेंट, एंड हस्बैंड को मैंने डाइट प्लान दिया जिसमें सुबह जीरा वाटर दिया, लेडी को डाइट प्लान दिया उसमें धनिया वाटर दिया। अब लेडी ने क्या बोला, यार जीरा वाटर ही बना रही हूँ, वही बांट के भी लेंगे, ठीक है। 15 डेज में उसको मेंसेस आ गए, बिकॉज जीरा बहुत ज्यादा आप नहीं ले सकते ना, स्पेशली जितना वुमेन डोज ले सकती है मेन नहीं ले सकते। अब सिमिलरली आजकल दिल्ली बॉम्बे वगैरह में बहुत कोविड टाइप वायरल हो रहा है, लोग बहुत सारा अदरक का पानी पिए जा रहे हैं खांसी के लिए। उससे क्या हो रहा है, लोगों का गला जल रहा है ना, और ये गला बना दिया कोविड के कारण। अब इतना अगर आप गर्म तासीर की चीजें लेंगे तो छिल जाएगा ना पूरा ये, एंड इट विल नॉट हेल्प ना। तो घरेलू नुस्खे अच्छे हैं, पर सब कुछ बैलेंस में चाहिए, है ना, सब कुछ बैलेंस में चाहिए। अब आप देखो ना, बहुत ज्यादा करक्यूमिन लोगे, और अगर बाय चांस आप सीलियक हो या ग्लूटेन को सेंसिटिव हो, तो बहुत सारे करक्यूमिन में अब ग्लूटेन मिला हुआ होता है ना। यू कांट डू दैट। तो हर कुछ बैलेंस में, थोड़ा थोड़ा, अनलेस आप किसी कोच के साथ काम कर रहे हैं, वो आपको बोल रहा है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता है, एंड ही विल मेक श्योर कि आपको वापस भी लेके आए अगर आपकी बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा तो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।